साथियों, स्वागत है आपका शुद्धदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। समीक्षा अधिकारी 2021 प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं और यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट परीक्षा में जो जीएस का प्रश्न पत्र होता है, उसके महत्वपूर्ण विषयों को हम टेस्ट सीरीज के रूप में कवर कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं उनका। तो इसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज 4 हो चुकी हैं और ये उसका 5वां भाग है। ये विषय पर्यावरण को समर्पित है। चलिए प्रारंभ करते हैं। शुद्धदृष्टि पीसीएस सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 5 विषय पर्यावरण। इसका आप सबने मैंने पीडीएफ उपलब्ध करा दिया था टेलीग्राम ग्रुप में, आप सबने इसको हल किया होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, पौधे श्वसन में उपयोग करते हैं। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पौधे श्वसन में क्या उपयोग करते हैं। विकल्प है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो जिन साथियों ने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लगाया है उनका विकल्प बिल्कुल गलत है, क्योंकि पौधे श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं करते हैं। पौधे श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। पौधे और मनुष्य दोनों श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। केवल पौधे कार्बन डाइऑक्साइड किस में प्रयोग करते हैं? पौधे जब भोजन बनाते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर श्वसन की बात आएगी तो पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। आप लोग ध्यान दें कि श्वसन की बात अगर की जाएगी तो ऑक्सीजन सही उत्तर होगा, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ख, यानी ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 2, तापमान के बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर अब क्या होती है बताना है आपको। विकल्प देखते हैं, बढ़ती है, घटती है, समान रहती है या पहले बढ़ती है फिर घटती है। अब इसका सही उत्तर क्या होगा? जिन साथियों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि तापमान के बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर बढ़ती है, घटती नहीं है। क्या होता है? बढ़ती है, ना ही समान रहती है और ना ही घटती बढ़ती है। क्या होता है? सिर्फ केवल और केवल बढ़ती है तापमान बढ़ने पर। तो इसका उत्तर हो गया का। जैविक अनुक्रमण में अवस्थाएं होती हैं। प्रश्न संख्या 3 है, इसमें विकल्प है 5, 4, 6 या 3। तो इसका सही उत्तर है, मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी जैविक अनुक्रमण में अवस्थाएं होती हैं। एक होती है मतलब कुल 6 अवस्थाएं होती हैं। इनका क्रम क्या होता है? न्यूडेशन पहली अवस्था है, दूसरी है आक्रमण या प्रवास, तीसरी है अस्थापना, चौथी है स्पर्धा, पांचवी है प्रतिक्रिया और छठी है स्थिरीकरण। इनका क्रम भी 1-2 बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इनका क्रम लिख लीजिए और याद कर लीजिए कि किस क्रम में है, पहले क्या होता है उसके बाद क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैविक अनुक्रमण में अवस्थाएं कितनी होती हैं? कुल 6 अवस्थाएं होती हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज के 1 ग्राम अणुभार में कितने एटीपी होते हैं? तो यहाँ प्रश्न में है कि 1 ग्राम ग्लूकोज के अणुभार में कितने एटीपी होते हैं। तो इसका सही उत्तर जिन साथियों ने 38 लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। इसमें कितने होते हैं? श्वसन क्रिया में ग्लूकोज के 1 ग्राम अणुभार में 38 एटीपी होते हैं। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताएं, आप लोगों को पता होगा एटीपी एडीपी दोनों का। विकल्प प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, किस प्रकार की भूकंप की लहर या तरंगे द्वारा पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक विध्वंस होता है? अब आपको पता होगा कि कितने प्रकार की भूकंप की तरंगे होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? पी, एस और एल। पी प्राइमरी, सेकेंडरी और ये लॉन्ग। पी फॉर प्राइमरी, एस फॉर सेकेंडरी और एल फॉर लॉन्ग वेव। तो ये 3 वेव होती हैं। इनके अपने कुछ गुण होते हैं। इसमें आपको एक तरफ से अगर बताना प्रारंभ करें, सबसे पहले पी के बारे में बताते हैं, थोड़ा विस्तार से बताते हुए चलते हैं जिसमें आपको अच्छे से याद आ जाए, इससे जुड़े कोई भी प्रश्न आए आप सही करके आए परीक्षा में। पी को बोलते हैं प्राइमरी वेव और ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कैसी? अनुदैर्ध्य तरंगे। ये ठोस और द्रव दोनों माध्यम से चल सकती हैं, ये इसका एक गुण है। दूसरा गुण है, इस तरंग की गति सर्वाधिक होती है। ये बहुत तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करती हैं, इनकी गति सर्वाधिक होती है और ये सबसे कम नुकसान पहुंचाती हैं, मतलब अपेक्षाकृत कम। किससे? इसके बाद फिर जो एस आती हैं, एस तरंगों की अपेक्षा पी से कम नुकसान होता है। एस के बारे में बताएं। एस जो है अनुप्रस्थ तरंगे हैं। पी क्या थी? अनुदैर्ध्य तरंगे थी। लेकिन एस तरंगे जो है सेकेंडरी, ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। और एस तरंग जो होती है केवल ठोस माध्यम से ही चल सकती है। एस तरंग जो है सेकेंडरी, ये तरल अवस्था में नहीं ट्रेवल कर पाती है, नहीं चल पाती हैं और इनकी गति जो होती है वो पी से कम होती है। तीसरी होती हैं एल तरंगे। एल तरंगे क्या होती हैं? अब इनका विध्वंस का क्रम बताएंगे कि कौन सबसे अधिक विध्वंसकारी होती हैं, किसमें विध्वंस कम होता है। एल जो होता है, ये तरंगे क्या होती हैं? पृथ्वी की सतह पर चलती हैं, ऊपर ऊपर ही चलती हैं
और इनकी गति सबसे कम होती है। गति देखिए, गति का आर्डर डिक्रीज हो रहा है, पी में सबसे अधिक, एस में उससे कम, एल में सबसे कम गति। एल में गति सबसे कम होती है, लेकिन सर्वाधिक विध्वंसकारी यही होती हैं। विध्वंस करने का क्रम जो है वो पी एस एल में नीचे की तरफ बढ़ रहा है, नीचे की तरफ बढ़ रहा है, और इनकी गति जो है नीचे की तरफ घट रही है। यानी पी की गति सबसे अधिक, एस की गति उससे कम, एल की गति उससे कम। लेकिन विध्वंस करने का क्रम जो नुकसान करती है वो पी कम करती है एस की अपेक्षा में, और एस अधिक करती है एल की अपेक्षा में। एस कम करती है एल की अपेक्षा में, यानी सर्वाधिक कौन करती है? एल। तो प्रश्न में क्या था हमारा था, किस प्रकार की भूकंप की लहर द्वारा पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक विध्वंस होता है? तो ये होता है एल टाइप की लहर। और इनको लॉन्ग वेव बोलते हैं, साथ में लव वेव, LOVE या LOV है आई थिंक, लव वेव भी बोलते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, अगस्त एडवर्ड लव नाम था उनका, उन्होंने इसकी खोज की थी, तो इसको लव वेव भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न एक बार पूछा गया है कि लव वेव किसको कहते हैं, तो वो एल तरंगों को कहते हैं या एल लहर को। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा एल लहर। तो इससे जुड़े जितने भी प्रश्न थे महत्वपूर्ण मैंने बता दिए। इसमें से अगर कोई प्रश्न आए गति के संबंध में कि किसकी गति अधिक होती है, या कौन ठोस में नहीं चल सकता है, या कौन अधिक, किसकी अपेक्षा कौन अधिक विध्वंसकारी होती हैं, तो आप लोग सब बता देंगे, मुझे उम्मीद है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? तो इसका क्रम तो पता होगा आपको, विप ग्योर ये क्रम होता है GOR, विप ग्योर ये क्रम होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? रेड कलर जो है ये लास्ट वाला, इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। जिन्होंने लाल इसका उत्तर लगाया उनका उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 7, समुद्री धाराओं की मुख्य दिशा क्या होती है? अब पूछा जा रहा है कि समुद्री धाराएं जो होती हैं उनकी दिशा क्या होती है। अब गोलार्ध वाइज डिपेंड होता है ये कि किस गोलार्ध में कैसी होती है। इसका पहले आपको सही उत्तर बता दें। इसका सही उत्तर है खा वाला, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्ती। वामावर्ती दक्षिणावर्ती आप लोग देख लीजिए, पृथ्वी है, पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। किस गोलार्ध में कैसे होंगे आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसका क्या उत्तर है? उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्ती और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्ती। यानी यहाँ पर ऐसे होंगी और यहाँ पर ऐसे होंगी, उल्टा। ठीक है, ये होती है समुद्री धाराओं की मुख्य दिशा। ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? खा। प्रश्न संख्या 8, प्रवाल के ऊपर पाया जाने वाला शैवाल है। विकल्प है हमारे जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, बेंथस या जूजेंथिल। मैंने पर्यावरण के जो समुद्र के सतह वाला क्रम है मैंने बताया है कि ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होता है, ऊपर प्लैंकटन होता है, उसके बाद नेक्टन होता है, उसके बाद बेंथस होता है। बेंथस सबसे तलहटी पर पाए जाते हैं समुद्री जीव, उनको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है प्रवाल के ऊपर, प्रश्न हमारा प्रवाल के ऊपर पाया जाने वाला शैवाल है, तो इसका उत्तर है जूजेंथिल। क्या है? जूजेंथिल एक प्रकार का शैवाल होता है जो पाया जाता है कहाँ? प्रवाल के ऊपर रहता है। प्रवाल क्या करता है, इसके साथ शैवाल जो प्रवाल है, प्रवाल शैवाल के साथ जूजेंथिल के साथ सह उपकारिता में रहता है, जिसको बोलते हैं सहोपकारिता। ठीक, सहोपकारिता का मतलब है कि दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे जूजेंथिल प्रवाल जो है इसको भोजन मिलता है, किससे? प्रवाल को भोजन मिलता है इसे जूजेंथिल से, और जूजेंथिल को क्या है, शैवाल को क्या है, शैवाल जो है उसको आवास मिल जाता है उसके अंदर। तो ये शैवाल जो है उसमें रहता है प्रवाल में, और प्रवाल क्या करता है, इससे भोजन लेता है इस शैवाल से। किस शैवाल से? जूजेंथिल से। ठीक है, तो ये उसके कलर का रीजन भी यही जूजेंथिल ही होता है। तो उसका उत्तर क्या है? जूजेंथिल नामक शैवाल प्रवाल के ऊपर पाया जाता है। प्रश्न संख्या 9, प्रवाल किस संघ के जीव हैं? विकल्प है हमारे पास पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, सिलेंट्रेटा। तो इसका सही उत्तर है, एज इट इज आपको बता दें, प्रवाल किस संघ के जीव होते हैं? ये होते हैं सिलेंट्रेटा संघ के जीव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, किस क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता, किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता किस विविधता के अंतर्गत सम्मिलित की जाएगी? तो इसमें विकल्प हैं अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता, ईटा विविधता। तो हमने बताया था आपको जो जैव विविधता का वर्गीकरण किया है वो किसने किया है? मैंने इसके पहले वाली जो टेस्ट सीरीज है उसमें प्रश्न शामिल किया था, वो किया था व्हिटेकर ने। किसने? व्हिटेकर ने। कौन कौन? अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। अब आपको बताते हैं कि अल्फा विविधता क्या होती है। अल्फा विविधता होती है जो एक निश्चित समुदाय होता है या परितंत्र हो कोई, उसमें कुल कितनी प्रजातियां हैं, मतलब उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या, वो आ जाएगा आपका अल्फा विविधता में। उसके बाद बीटा विविधता में क्या है? इन प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता, जो इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, मतलब जो डाइवर्सिटी है इसमें,
प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता वो किस में आ जाएगी, बीटा विविधता में आ जाएगी। और विविध प्रजातियों के मध्य अंतः संबंध, यानी इनके मध्य क्या संबंध है, ये किस में आएगा, ये गामा में आएगा, गामा विविधता में। तो इन तीनों का क्लासिफिकेशन किसने किया था, व्हिटेकर ने। तीनों का मैंने बता दिया। तो ऊपर पूछा क्या गया है, पूछा गया है किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता। देखिए कौन सा वाला हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बीटा। इसकी संरचनात्मक विविधता किसमें है, बीटा विविधता में। ठीक है, गामा में क्या होता है, गामा में अंतर संबंध होता है इन विविध प्रजातियों के मध्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का हॉटस्पॉट क्षेत्र नहीं है, मतलब इसमें एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत का नहीं है। विकल्प है हमारे पास हिमालयन क्षेत्र, इंडो वर्मा क्षेत्र, मेडागास्कर या पश्चिमी घाट। इसमें मेडागास्कर जो है ये भारत का क्षेत्र नहीं है। इसमें बाकी तीन जो है हिमालयन क्षेत्र, इंडो वर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और एक और तीसरा कौन सा है, सुंडालैंड क्षेत्र। ये चार हमारे हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं कुल 8 में से। और इन चारों को में भारत का कितना क्षेत्र है ये भी हम आपको एक सरसरी निगाह से बताते हुए चलें। तो पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। इसमें मेडागास्कर जो है भारत का क्षेत्र नहीं है, भारत इसमें नहीं आता है। अब इसके बाद इससे जुड़े और प्रश्न जो हैं बताएं आपको कि जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो ये जो हॉटस्पॉट है इसमें किसमें सर्वाधिक क्षेत्र भारत में आता है, तो वो है पश्चिमी घाट का। पश्चिमी घाट और श्रीलंका, इसका पूरा नाम है पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका। तो इसमें पश्चिमी घाट में जो है सबसे अधिक कितना 64% क्षेत्र जो है वो भारत में आता है, भारत में इसका समाहित है। इसके बाद फिर हिमालयन क्षेत्र का 44%, हिमालयन क्षेत्र का कितना है 44%। इंडो वर्मा क्षेत्र का कितना है, इंडो वर्मा क्षेत्र का 5% है, 5% क्षेत्र भारत में शामिल है। और चौथा वाला कौन सा है, चौथा सुंडालैंड क्षेत्र है। सुंडालैंड का बहुत कम, बहुत सबसे कम इसी का है सुंडालैंड क्षेत्र का ही। सुंडालैंड का है 1.28%। ये आप लोग नोट कर लीजिए, उनका घटता हुआ क्रम भी लगा लीजिए, पूछा जा सकता है। तो सबसे अधिक कौन हो गया, सबसे अधिक हो गया पश्चिमी घाट। उसके बाद सबसे मतलब दूसरे नंबर पर हिमालयन क्षेत्र, घटता हुआ क्रम है ये। तीसरे पर इंडो वर्मा और चौथे पर सुंडालैंड क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा मेडागास्कर। प्रश्न संख्या 12, सुंडालैंड हॉटस्पॉट में भारत का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया है। इसमें विकल्प है भारत का उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी मैदान, निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप। तो इसका सही उत्तर है निकोबार द्वीप। यानी सुंडालैंड हॉटस्पॉट में भारत का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है, निकोबार द्वीप। और इसके साथ आपको और बता दें, जो ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो विकल्प का में मैंने दिया है ये आता है इंडो वर्मा में। किस में आता है, इंडो वर्मा जो हॉटस्पॉट है उसमें आता है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी मैदान किसी में नहीं आता है, लक्षद्वीप भी नहीं। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सुंडालैंड हॉटस्पॉट निकोबार में है और इंडो वर्मा में भारत का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित विकल्पों में जैव विविधता संरक्षण का स्वस्थानीय यानी इन सीटू संरक्षण प्रकार नहीं है। मतलब बाकी तीन जो है वो इन सीटू होंगे और एक जो है इन सीटू नहीं होगा। विकल्प देखते हैं, समुदाय संरक्षण आगार, पवित्र उपवन, निम्न ताप संरक्षण या वन्यजीव अभयारण्य। इनमें से सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है निम्न ताप संरक्षण। मैंने इसके पहले जब पर्यावरण के कोई पहला या दूसरा वीडियो बताया था, जो दूसरा टेस्ट था, उसमें आपको बताया था कि इन सीटू और एक सीटू से प्रश्न बहुत बार आते हैं, बार बार आते हैं। आपको बिल्कुल रट लेना है कि कौन इन सीटू में आता है और कौन एक सीटू में आता है। उसका मूल डिफरेंस क्या होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है, इसको इन सीटू का क्यों कहा जाता है और इसको एक सीटू क्या क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये संरक्षण का प्रकार है जैव विविधता का। तो जिसको उसके स्थानीय घर में ही संरक्षित किया जाए वो इन सीटू हो गया, और जिसको कहीं और विस्थापित करके दूसरी जगह, सीधे शब्दों में बता रहे हैं आपको, दूसरी जगह कहीं ले जाके और विस्थापित करके वहाँ उसका संरक्षण किया जाए तो वो बहिर्स्थानीय हो जाएगा, यानी एक्स सीटू। तो ये आपको मूल अंतर समझना है। इसके जो उदाहरण है वो अच्छे से याद कर लेने हैं कि कौन इन सीटू में है और कौन एक्स सीटू में है। तो यहाँ पर ये जो निम्न ताप संरक्षण है ये एक्स सीटू में है, ई एक्स सीटू। ठीक है, बाकी जो तीनों हैं समुदाय संरक्षण आगार, पवित्र उपवन और वन्यजीव अभयारण्य, ये तीनों इन सीटू में है। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, लेकिन उसका थोड़ा रूप बदल के हमने पूछा है। वहाँ पर लिखा होता है, एक शब्द लिखा होता है, उसका नाम होता है नीरी, NEERI, ब्रैकेट में लिख दिया जाता है और तुरंत हम अभ्यर्थी पहचान जाते हैं कि नीरी पूछा जा रहा है। नीरी आता है, नागपुर मार दिया, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, नीरी नागपुर में है। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल इन्वायरमेंट, एन फॉर नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी नीरी। नीरी कहाँ है, नागपुर में है। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, नीरी से भी याद कर लीजिए और राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान से भी याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 15 है, इटाकी हाथी रिजर्व क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो इटाकी हाथी रिजर्व क्षेत्र ये स्थित है नागालैंड में। कहाँ है, नागालैंड में।
मणिपुर में हो सकता है कोई हो, मुझे नहीं याद है बहुत अच्छे। हाँ, आसाम का एक याद है, चिरांग रिपू नाम है उसका, वो हाथी रिजर्व क्षेत्र है वो भी, क्या नाम है उसका, चिरांग रिपू। तो आप लोग इसको नोट कर लें। मेघालय में भी बहुत सारे हैं, 2-3 तक हैं, तो वो भी याद कर लें। हाथी रिजर्व क्षेत्र कुछ हैं, जैसे इटांकी महत्वपूर्ण है थोड़ा। नागालैंड प्रश्न भी इससे बन चुका है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नागालैंड। प्रश्न संख्या 16, नागोया प्रोटोकॉल में निर्धारित आईची लक्ष्य का क्रियान्वयन वर्ष निर्धारित किए गए थे। तो आईची लक्ष्य ये किस में थे, यहाँ से एक प्रश्न, आईची लक्ष्य जो थे नगोया प्रोटोकॉल में थे, और नगोया प्रोटोकॉल ये अक्टूबर 2010 में नगोया में हुआ था। और नगोया कहाँ है, ये जापान में है। ये वास्तव में किस लिए था, ये कोरल रीफ और जैव विविधता जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसकी रक्षा करने के लिए एक नगोया प्रोटोकॉल हुआ था। तो इसमें लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, इसमें नगोया आईची लक्ष्य थे, कुल मिलाकर 20 लक्ष्य थे निर्धारित किए गए थे, और इनका क्रियान्वयन वर्ष मतलब कब से कब तक पूरा किया जाना था, तो ये प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 2011 से 2020 तक। अब 2005 तो नहीं हो सकता, जब 2010 में वो हुआ ही है नगोया प्रोटोकॉल, तो 2005 कहाँ से हो जाएगा, तो ये तो विकल्प तो चले गए। अब इसमें कन्फ्यूजन है, आपको याद रखना होगा कि 10 साल के लिए था कि 5 साल के लिए था, तो ये 10 साल के लिए थे, यानी 2011 से 2020। अगला प्रश्न देखते हैं, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक हैं। तो विकल्प है हमारे पास डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर वंदना शर्मा, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, डॉक्टर जीसी पांडे। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर वंदना शर्मा। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, रिपीटेड है, महत्वपूर्ण है। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी ये पुस्तक का नाम है, और ये पर्यावरण पर प्रसिद्ध पुस्तक है। इसकी लेखिका हैं डॉक्टर वंदना शर्मा, आप लोग याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18, पृथ्वी पर सर्वाधिक किस कुल के सदस्य पाए जाते हैं। अब पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा कुल है जिसके सदस्य सर्वाधिक पाए जाते हैं, कहाँ, पृथ्वी पर, भूतल पर। अब इस पर विकल्प देखते हैं, स्तनधारी, एनिलिडा, कार्डेटा या आर्थ्रोपोडा। तो इसका सही उत्तर है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा यानी कीट जो होते हैं वो पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाते हैं। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखें कि आर्थ्रोपोडा संघ कुल के सदस्य जो है पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास के अनुसार सर्वप्रथम वन्य जीव अभयारण्य बनाने का आदेश देने वाला शासक कौन था। तो इसका उत्तर विकल्प देखते हैं, सिकंदर, अकबर, चार्ल्स प्रथम या अशोक। तो इसका उत्तर है अशोक। किसने दिया था, अशोक ने। अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, उसके बाद इन्होंने बहुत कुछ लोक कल्याण और पशुओं के बारे में, पशुओं के वध पर रोक लगा दी, पशुओं के बारे में इन्होंने चिकित्सालय पशुओं के लिए खुलवाए। बहुत मतलब अच्छी इनकी एक बाद में विचारधारा बन गई थी पशुओं को लेकर और मनुष्यों को लेकर। जो इन्होंने एक युद्ध हुआ था उसके बाद इन्होंने धर्म परिवर्तन किया अपना, और बाद में फिर ये बहुत दयालु हो गए थे। तो इतिहास के अनुसार सर्वप्रथम वन्य जीव अभयारण्य बनाने का आदेश देने वाला शासक कौन था, अशोक। विकल्पों में हम बता रहे हैं। और अंतिम प्रश्न है इस टेस्ट 5 का, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है। विकल्प है हमारे पास, उभयचर, बोनीफिश, शार्क या स्तनधारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्तनधारी। ये डुगोंग नामक समुद्री जीव है जो स्तनधारी है। आप लोग ऐसे कोई जीव हुआ करें तो उनको एक बार गूगल पर सर्च करके ज़रूर देख लीजिए। बहुत मतलब थोड़ा विचित्र टाइप का लगता है, स्तनधारी है, लेकिन ये थोड़ा मछली से बड़ा आकार का लगता है। मैंने देखा है, मेरी अंदर थोड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि ये जो जीव जंतु हैं इनको हम थोड़ा देखते रहते हैं, या जीव जंतु या फिर कोई तथ्य ऐसा मिलता है जो हमको लगता है थोड़ा यूनिक है, और एक मेरा विचार है या हमको लगता है सभी के साथ होता होगा, जो चीज़ आप एक बार देख लेंगे वो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। जैसे एनिलिडा के बारे में आपने पढ़ लिया कुछ, एक बार देख लिया, या एक वो है जो स्क्विड करके एक वो है जंतु है। तो कुछ जंतु ऐसे हैं जो मतलब इसमें आते हैं, स्तनधारी में आते हैं लेकिन अंडे देते हैं, उसमें भी आपने उसको अगर देख लिया तो आपको दीर्घकाल के लिए याद रहेगा। तो ये कुल 20 प्रश्न इस टेस्ट में हमने पर्यावरण के कंप्लीट किए। इसके बाद अब 2 या 3 टेस्ट और होंगे पर्यावरण के, उसमें मैं पर्यावरण पूरे मतलब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको कंप्लीट करा दूंगा। आगे मिलते हैं बहुत शीघ्र, धन्यवाद।